ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था। इसके अंदर 3 पॉइंट मेन है जो हमें पढ़ने हैं। पहले पॉइंट में हम सबसे पहले इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन को कवर करेंगे, ठीक है, कि इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी होता क्या है। उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को कवर करेंगे। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीसरा होता है हुक्स लॉ। ये 3 इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लगभग इसी में जो हमारा जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में देखते हैं। चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को लेके अभी मैं आपको 5 या 6 वर्ड बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इलास्टिसिटी चैप्टर का नाम। इलास्टिसिटी का अपोजिट क्या हो गया? प्लास्टिसिटी। इलास्टिक से हो गया इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिसिटी से इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिसिटी से प्लास्टिक मटेरियल। और इसमें 2 प्रकार के फोर्स अभी मैं यूज करूंगा। पहले फोर्स का नाम होगा डिफॉर्मिंग फोर्स, दूसरे फोर्स का नाम होगा रिस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स वो बल होता है या वो फोर्स होता है जिसकी वजह से वस्तु के साइज और शेप में चेंज आ जाता है। जैसे मैंने बताता हूं, मैं एक छोटे बच्चे की निक शॉर्ट्स या पैंट देखी है ना, उसके चारों तरफ पैंट में क्या लगा हुआ होता है? इलास्टिक लगा हुआ होता है। उसको मैंने एक फोर्स लगाया, मान लो कि उसका कुछ सर्टेन साइज है, फॉर एग्जांपल उसका 30 सेंटीमीटर साइज है। मैंने उसको अपना बल लगाया, फोर्स लगाया उसके ऊपर, उसकी साइज और शेप साइज चेंज हो गया उसका। उस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। फिर मैंने वहां से अपना बल हटा दिया वहां से, तो वो वापिस जो इलास्टिक है वापिस अपनी शेप में आ जाएगा। उसको वापिस शेप में लेके आने के लिए जिस फोर्स ने काम किया उस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो एक ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर पहले हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसकी वजह से उसका शेप और साइज चेंज हो गया, फिर हमने वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो वापिस अपने पहले वाली शेप में या मूल आकार में वापिस आ गया। वो मटेरियल कहलाते हैं इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। और इस विशेषता को, जिसके कारण वो वापिस अपने मूल आकार में आ गए, वो विशेषता कहलाती है इलास्टिसिटी। सेम इसका अपोजिट हो जाएगा प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक मटेरियल। वो मटेरियल जिसके ऊपर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो अपने मूल आकार में नहीं आ पाया, वो कौन से मटेरियल कहलाते हैं? और उसकी इस विशेषता को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। ठीक है, 4 टर्म क्लियर होगी। इलास्टिसिटी इलास्टिक, प्लास्टिसिटी प्लास्टिक मटेरियल, डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स। अभी हम पढ़ेंगे, जैसे सबने देखा होगा, सब हम कपड़े पहनते हैं, एक टी शर्ट आती है या जिस जो खींच के थोड़ा फटती नहीं है, थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बंध जाती है। देसी भाषा में क्या बोलते हैं? हरियाणवी भाषा में वो बंध जाती है। तो वो किस टाइप के कपड़े होते हैं? हम बोलते हैं नायलॉन का कपड़ा है, ये जल्दी सूख जाएगा और जल्दी से फटता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। सभी ने सुना है ना, ये जो हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद एक ऐसा इलास्टिक मटेरियल, मतलब जो 100% तो कोई इलास्टिक मटेरियल नहीं है, परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल कोई भी नहीं है, परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल भी कोई भी नहीं है, लेकिन काफी हद तक उसको क्या बोलेंगे? नियरली परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल या इलास्टिक बॉडी। उसका एग्जांपल होता है क्वार्ट्ज फाइबर। ये एक रबर का ही मटेरियल होता है, हाई क्वालिटी का, ठीक है। दूसरा इसमें ब्रॉन्ज भी होता है एक, जो नियरली परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल होते हैं। ऐसे ही नियरली परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल जो वापिस अपनी शेप में नहीं आ पाता है, उसका एग्जांपल होता है व्हाइट सीमेंट। एक होती है पुट्टी बोलते हैं उसको, जो घरों में यूज करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन के बाद पेंटिंग करने से पहले यूज करते हैं। वो हो जाएगी नियरली परफेक्ट प्लास्टिक। और नियरली परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल कौन सा है? क्वार्ट्ज फाइबर। दूसरा ब्रॉन्ज भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। अभी ये हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि हम किसके बारे में, क्या चीज इलास्टिसिटी क्या चीज होती है, इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक मटेरियल। अभी हम इसके मेन पार्ट पे चलते हैं। मेन पार्ट है स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल और स्ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं विकृति। सबसे पहले हम कवर करेंगे स्ट्रेस को, ठीक है। स्ट्रेस का नाम सुनते ही वो वाला स्ट्रेस नहीं जो पढ़ाई की वजह से आता है,
लगभग वैसा ही जैसे ही आपको स्ट्रेस का वर्ड सुनाई दे, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए फोर्स बटे एरिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। फोर्स कौन सा? रीस्टोरिंग फोर्स, ये वाला रीस्टोरिंग फोर्स बटे एरिया। भाई जितना रिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स उसके बराबर ही होगा ना, तभी तो वो वापिस आ पाएगा। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है स्ट्रेस। अब कोई पूछे कि स्ट्रेस की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, तो फोर्स बटे एरिया इसका फार्मूला है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। शाबाश। और एरिया की? मीटर स्क्वायर। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन को एन से लिखते हैं, मीटर को एम से लिखते हैं, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2। अलजेब्रा में पढ़ा है ना हमने ये। ठीक है, अगर कोई तुमसे ये, तो हमें जिससे दिमाग में याद रहेगा, हमें हमारे दिमाग के अंदर एक इमेज रहेगी, जैसे स्ट्रेस वर्ड आए फोर्स बटे एरिया। अगर हम इस एरिया को एक मान लेते हैं इकाई, यानी कि एक यूनिट के क्षेत्रफल पर जितना रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा होगा वो प्रतिबल कहलाता है। ये उसकी डेफिनेशन, ठीक है, जो हमें पता होनी चाहिए। वैसे फोर्स बटे एरिया से कवर हो जाएगा। फोर्स कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, प्रतिबल कहलाता है। समझ में आ गया सभी को? इसके बाद आता है टाइप ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं। बेटा स्ट्रेस काफी टाइप के होते हैं, लेकिन जो जहां तक हमें पढ़ना है नॉर्मली, उसमें हमें 4 प्रकार के स्ट्रेस पढ़ने हैं। मैं उनको अपनी कॉमन लैंग्वेज में तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रेस होता है लीनियर स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं उसको, आप टेंसाइल स्ट्रेस भी बोल सकते हो। जैसे मैंने बताया, एक इलास्टिक मेटेरियल या रबड़ ले लिया हमने, उसके नीचे एक स्टोन पत्थर बांध दिया और मैंने उसको ऐसे हैंग कर दिया, तो उसकी क्या इंक्रीज होगी? लंबाई इंक्रीज हो जाएगी। जब किसी वस्तु पे हम कोई बल लगाते हैं और उसकी वजह से उसके अंदर लंबाई में परिवर्तन आ जाता है, उसके अंदर खिंचाव आ जाता है, वो कौन सा स्ट्रेस कहलाता है? लीनियर स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और ऐसा ही एक टेंसाइल स्ट्रेस। वो तो मैंने बताया एक तरफ ही फोर्स लगेगा, लेकिन कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको हम इस साइड भी खींच रहे हैं, इस साइड भी खींच रहे हैं, मतलब कि किसी एक वस्तु पे विपरीत दिशाओं में एक ही अक्ष के ऊपर फोर्स लग रहा है। किसी वस्तु पर एक ही अक्ष के ऊपर 2 विपरीत दिशाओं में फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर खिंचाव पैदा हो रहा है, उसकी लंबाई में परिवर्तन, यानी कि लंबाई बढ़ रही है। वो कौन सा स्ट्रेस कहलाता है? लीनियर स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। ये टेंसाइल स्ट्रेस की शेप है। लॉन्गिट्यूडिनल लीनियर की एक तरफ, जैसे बताया मैंने, हैंग कर दो, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया स्ट्रेस? इसकी इकाई भी सेम होगी, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। जितने भी स्ट्रेस होंगे, लीनियर स्ट्रेस या जो भी मैं आगे समझाऊंगा, सभी की इकाई सेम होती है, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। पहला स्ट्रेस क्लियर हो गया, फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रकार के स्ट्रेस पे, वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस, या आप उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोल सकते हो। किसी वस्तु पे लगाया गया वो बल जिसकी वजह से उसके आयतन में परिवर्तन आ जाए। किस में परिवर्तन आ जाए? आयतन में। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्ट्रेस क्लियर हो गया। अभी हम आते हैं तीसरा, सीरिंग स्ट्रेस। जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल परस्पर विरोधी लगे हुए हो और उसकी वजह से उस वस्तु के अंदर शियर उत्पन्न हो जाए, वो कौन सा बल कहलाता है? सीरिंग स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम एक लैडर लेते हैं, लैडर के 2 क्या होते हैं, उसमें बैम्बू होते हैं ना, एक इस बैम्बू के ऊपर फोर्स लगाए, दूसरा दूसरे वाले बैम्बू पे फोर्स लगाएगा, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी ना। तो वो जिस एंगल से चेंज होगी, जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो तो कहलाएगा सीरिंग स्ट्रेस, और जो एंगल जो चेंज होगा, जितना एंगल चेंज होगा वो कहलाता है स्ट्रेन, यानी कि उसके अंदर जो चेंज आ गया। समझ में आया अभी? सीरिंग स्ट्रेस। सीरिंग स्ट्रेस क्या होता है? जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक परस्पर विरोधी स्पर्शी बल लगे हुए हो, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स काम कर रहे हो, और उसकी वजह से उस वस्तु के अंदर शियर उत्पन्न हो रहा हो, तब वो कहलाता है सीरिंग स्ट्रेस। अभी चौथा, कंप्रेशनल स्ट्रेस। किसी चीज को कंप्रेस करना, जैसे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट मान लिया, हमारा ये मटेरियल है,
इसको इस तरफ से इसको फोर्स कर रहे हैं। जब किसी वस्तु पर एक ही अक्ष पर दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और उसके अंदर वस्तु के अंदर दबाव उत्पन्न हो रहा हो। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या था, खिंचाव पैदा हो रहा था और वो विपरीत दिशा में थे। इसमें क्या था, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और उस वस्तु के ऊपर दबाव पैदा हो रहा है। वो स्ट्रेस कौन सा कहलाता है, कंप्रेशनल स्ट्रेस। समझ में आ गए, हमारे स्ट्रेस क्लियर हो गए। अभी हम चलते हैं, ये तो टाइप ऑफ स्ट्रेस हो गए। जैसा मैं बताया कि एक हम लिफ्ट का एग्जांपल लेते हैं या एक वेइंग मशीन जिसके ऊपर हम अपना वेट मेजर करते हैं। हम लिफ्ट में चलते हैं, लिफ्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है, सभी को पता है 400 केजी वेट या फिर 8 पर्सन्स आर अलाउड, लिखा रहता है ना उसके ऊपर। तो अभी हम दो टर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्किंग स्ट्रेस, दूसरी पढ़ेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस। अब मैं तुम्हें वर्किंग स्ट्रेस की डेफिनेशन बताता हूं। वर्किंग स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जब हम किसी वस्तु के ऊपर कोई बल लगाते हैं, वो बिना किसी हानि के उस फोर्स को सहन कर ले, वो कहलाता है वर्किंग स्ट्रेस, यानी कि वो उसके ऊपर काम करता है। जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर लिखा हुआ है 400 केजी या फिर 8 पर्सन्स आर अलाउड, तो 400 केजी तक वो काम करेगी, उसके ऊपर वर्क करेगी, तो वो हो जाएगा उसका वर्किंग स्ट्रेस। फिर दूसरा होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। किसी भी वस्तु के ऊपर लगाया गया अंतिम बल, किसी भी वस्तु के ऊपर लगाया गया या फिर वह मैक्सिमम बल, मैक्सिमम फोर्स, ज्यादा से ज्यादा बल जिसे वो सहन कर सकता है, वो कौन सा बल कहलाता है, कौन सा स्ट्रेस कहलाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस। अब ये बताओ, वर्किंग स्ट्रेस ज्यादा होता है या अल्टीमेट स्ट्रेस ज्यादा होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस ज्यादा होगा ना। इसके बाद एक टॉपिक आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा गुणांक। सुरक्षा गुणांक का क्या फार्मूला होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस। मैंने बताया अल्टीमेट स्ट्रेस हमेशा ज्यादा होगा वर्किंग स्ट्रेस से, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या फार्मूला होता है बताओ, अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, किसी भी वस्तु के ऊपर लगाया गया अंतिम बल या फिर मैक्सिमम फोर्स जिसे वो सहन कर सकता है, वो कहलाता है अल्टीमेट स्ट्रेस। वो बल जिसे वह बिना किसी नुकसान के, बिना किसी हानि के सहन कर सकता है, वो कहलाता है वर्किंग स्ट्रेस। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, ये फार्मूला। ठीक है बेटा, अभी हमने स्ट्रेस भी कवर कर लिया। फिर आते हैं स्ट्रेन के ऊपर। भाई जैसे मैंने बताया, उस इलास्टिक मटेरियल पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसकी शेप चेंज होगी, उसका आकार चेंज हो गया। जब हम किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाते हैं, कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट हो गया। जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं और उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, तब वह विकृति या स्ट्रेन कहलाता है। जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस का नाम आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, स्ट्रेन का नाम आते ही आपके दिमाग में ये थॉट आ जानी चाहिए कि आकार में परिवर्तन बटे मूल आकार, यानी कि चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं मैं, हमारे पास कोई इलास्टिक मटेरियल है, उसकी लेंथ है 10 मीटर, हमने उसके स्टोन लटका दिया एक, 10 मीटर से वो 15 मीटर हो गया, तो उसकी लंबाई में चेंज कितना हुआ, 5, और ओरिजिनल लंबाई कितनी थी उसकी, 10। अगर मैं कहूं कि उसमें स्ट्रेन की वैल्यू बताओ क्या होगी, नहीं, 5/10 होगा। भाई चेंज कितना आया, 5, और मूल आकार, मूल लंबाई कितनी थी उसकी, 10, 5/10 यानी कि 1/2 उसकी स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। ये एग्जांपल समझाने के लिए। स्ट्रेन टॉपिक क्लियर। स्ट्रेस का नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए फोर्स बटे एरिया। कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। दूसरा स्ट्रेन का नाम आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर, ठीक है। अभी हम आते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन के ऊपर। स्ट्रेन, जैसे हमने 4 प्रकार के स्ट्रेस पढ़े थे, उसी से रिगार्डिंग में हम स्ट्रेन पढ़ेंगे। हम सबसे पहले कौन सा स्ट्रेस था, लीनियर स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। तो सिर्फ उसमें स्ट्रेस हटा दो, स्ट्रेन लगा दो, यानी कि लीनियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, ये एक ही चीज है बेटा। जब किसी वस्तु की लंबाई में चेंज आता है, लेंथ में चेंज आता है, लंबाई में परिवर्तन आता है, तो लीनियर स्ट्रेन होता है।
उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। ठीक है, ये हो गया अपना लीनियर लॉन्गिट्यूडिनल टेंसाइल स्ट्रेन। अब देखो चेंज इन लेंथ को बेटा डेल्टा एल से लिखते हैं, या तो डेल्टा आ जाता है या फिर इसको ऐसा करके सिंबल आ जाएगा ये। ठीक है, वो होता है चेंज इन लेंथ। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि चेंज इन लेंथ को कैसे लिखते हैं, डेल्टा करके लगा होगा या ऐसा डेल्टा, या फिर कैपिटल एल भी हो सकता है, स्मॉल एल भी हो सकता है। दूसरा स्ट्रेस कौन सा पढ़ा था हमने, वॉल्यूमेट्रिक या नॉर्मल स्ट्रेस, उसी के रिगार्डिंग में आ जाएगा नॉर्मल स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वो किसके बराबर होगा, चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि आयतन में परिवर्तन बटे मूल आयतन। ठीक है, दूसरा स्ट्रेन कवर। तीसरा स्ट्रेन पे आते हैं सीरिंग स्ट्रेन। जैसे मैंने जो लैडर का जो एग्जांपल बताया वो अप्रोक्सीमेट है कि भाई लैडर की शेप होती है, उसके एक बैम्बू पे फोर्स लगेगा, दूसरे पे फोर्स लगेगा, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो वो जिस एंगल से चेंज होगी, मान लीजिए वो एंगल हमने मान लिया थीटा, तो जो सीरिंग स्ट्रेन जो होता है, सीरिंग स्ट्रेस की वजह से उसके अंदर जो चेंज आया वो कहलाता है सीरिंग स्ट्रेन। सीरिंग स्ट्रेन को हम किस चीज से लिखते हैं, थीटा मानते हैं हम, उसके अंदर कितना एंगल चेंज आया, थीटा आया। थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं टेंजेंट थीटा मान लेते हैं। वो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बैम्बू के बीच में जो चेंज आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वाला, बटे में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, जो फुट स्टेप की जो लाइन होती है वो वाली। अभी इसको लाल बटे काका सुना है ना सभी ने, लाल बटे काका, एल से लंब, ए से आधार, के से करण। तो लाल बटे काका में क्या आएगा, टेंजेंट थीटा किसके बराबर आएगा, लंब बटे आधार के बराबर होता है। तो बेटा अभी हमने इस चैप्टर में इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, प्लास्टिसिटी, इलास्टिक मटेरियल, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, 6 वर्ड्स देखे हमने, उनकी डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने स्ट्रेस टॉपिक कवर किया, टाइप ऑफ स्ट्रेस कवर किया, फिर हमने स्ट्रेन कवर किया, फिर हमने टाइप ऑफ स्ट्रेन कवर किया। ठीक है बेटा, अभी हम इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।